Hello, viewers. Yesterday, we learned the verb and its kind. And I have left all of you towards a very interesting point, and that was non-finites. Today, we will focus on understanding non-finites and its division also. As I told you, that non-finites simply deals with main verb, and the structure was simple like that. Let us enjoy the class now. When we say non-finites, it is categorized into three parts. The first one is known as infinitive, second gerund, and third participle, or you may say past participle. And this participle is categorized into two parts. They are present participle and perfect participle. This was the structure we have left not covered. And today, I will cover all the parts. Therefore, I want your special attention to understand these all. As I have told already to you all that non-finites simply deals with main verb. और साथ ही साथ मैंने यह भी आपसे शेयर किया था कि मेन वर्ब एक लाइन की तरह है, एक टाइगर की तरह है, और इसे हम लोग सी गॉट में चेंज कर देंगे, एक ताकतवर को कमजोर बना देंगे। और जब वह कमजोर बनेगा तो कितना आनंददायक होगा सेंटेंस में यूज करना वर्ब को, ये आज सीखने का हम सभी को मौका मिलेगा। नॉन-फिनाइट जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, इसके तीन पार्ट्स इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। वन बाय वन हम सभी को तोड़ते भी हैं और साथ ही साथ सीखते भी हैं। सवाल यह उठता है, इंफिनिटिव हम किसे कहते हैं? क्या है इंफिनिटिव? उत्तर मिलता है अंग्रेजी भाषा का एक शब्द जिसे आप प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, और वह शब्द है टू। यह टू आपका इंफिनिटिव भी है और साथ ही साथ यही टू आपका प्रीपोजिशन भी है। लेकिन आज हम लोग की पूरी कंसंट्रेशन होगी इस इंफिनिटिव शब्द पर। यानी इंफिनिटिव क्या है? तो इंफिनिटिव हम टू को कहते हैं। टू इंफिनिटिव है। सवाल यह उठता है कि सर ये कब सी गॉट बन जाएगा? क्योंकि वर्ब तो बिल्कुल कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल शेर की तरह, टाइगर की तरह सेंटेंस में, और आज हम लोग इस टाइगर को बदलने जा रहे हैं एक बिल्कुल कमजोर जानवर, बकरी की तरह, सी गॉट की तरह। कैसे? गौर कीजिएगा, बहुत आनंददायक है और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही किसी वर्ब के पहले हम टू को जोड़ देते हैं, यानी इंफिनिटिव को जोड़ देते हैं, जैसे ही किसी वर्ब के पहले हम टू को जोड़ देते हैं, यानी
टू प्लस वर्ब यानी इंफिनिटिव प्लस वर्ब, गौर कीजिएगा शब्दों को, इंफिनिटिव प्लस वर्ब या टू प्लस वर्ब। जैसे ही इंफिनिटिव के साथ कोई वर्ब आ जाता है तो वह अपना वर्ब का अस्तित्व खो देता है और खोने के बाद वह बन जाता है नाउन। बकरी बन चुका। किसी वर्ब के पहले अगर टू आ जाए, जिसे आप इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं, तो वह वर्ब नहीं रह जाता, उसका स्वरूप वर्ब का नहीं रहता, वह बिल्कुल बकरी बन जाता है, नाउन बन जाता है। और जब नाउन बन जाएगा तो आप जैसे मन करे वैसे उसका प्रयोग करें। उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इट मीन्स यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज सच सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस ड्यूरिंग योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब आप इंफिनिटिव को समझ चुके होंगे। इंफिनिटिव मतलब टू, and when to is attached with a verb that never remains verb, that becomes noun। यानी वर्ब को नाउन बनाने की प्रक्रिया है। जैसे ही किसी वर्ब के पहले टू जुटता है तो वह नाउन बन जाता है। ऐसा ही एक प्रक्रिया जीरंड का भी है। जीरंड में क्या होता? अगर जीरंड को गौर से देखा जाए तो किसी भी वर्ब में जैसे ही आप आईएनजी जोड़ते हैं तो वह वर्ब नहीं रह जाता, वह बन जाता है नाउन। और ऐसे बने हुए नाउन को हम जीरंड कहते हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया कि वर्ब को नाउन बनाने की हम लोग के पास दो विधि। पहली विधि, किसी वर्ब के पहले इंफिनिटिव को ला दो, यानी टू को ला दो। अगर वर्ब के पहले टू आ गया तो वह वर्ब नहीं रह गया, वह नाउन बन गया। और किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह वर्ब नहीं रह जाता है, वह नाउन बन जाता है। और बने हुए नाउन को हम जीरंड कहते हैं। आपने एक शेर को, एक बाघ को बकरी बना दिया, नाउन बना दिया। अब जब नाउन बना दिया तो आप जैसे मन करें वैसे उसको नचाएं। वह आपकी म्यूजिकल ट्यून पर नाचेगा, जो आप सोचेंगे वैसा वो करेगा। यानी वर्ब की दुनिया में वर्ब को नाउन बनाने का हम लोग के पास दो तरीका। पहला इंफिनिटिव और दूसरा जीरंड। जैसे ही आप किसी वर्ब के साथ टू को जोड़ते हैं तो वह नाउन बन जाता है। और जब किसी वर्ब में आईएनजी को हम जोड़ देते हैं तो वह भी नाउन बन जाता है। और उस बने हुए नाउन को हम जीरंड के नाम से जानते हैं। सवाल उठता है ये कि सर, वर्ब को नाउन बनाना तो सीख लिया, इसका उपयोग कैसे करें? अगर आपने किसी चीज को पहचान लिया है तो उसका यूज करना आसान हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज मैं सिर्फ सभी को एक जगह पर संकलित करूंगा। अब इसका यूज हम कैसे करें? अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बोर्ड पर आप देख रहे हो टू प्लस वर्ब जो कि नाउन बन गया, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी जो कि नाउन बन गया, जिसे आप जीरंड के नाम से कहते हो, जानते हो, उसे हम यूज कैसे करें? यस, यूज कर सकते हैं। आज इसके यूजेज पर ध्यान देना है। और जो सेंटेंस पैटर्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इस नाउन के पैटर्न से
उसके आधार पर आपको भी अनेकों सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो सकेगी। अब हम लोग देखें, ये नाउन बन चुका है। तो नाउन बन चुका है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है। सारे टेंसेस में, मॉडल्स में आपने इसको देखा है। अगर सहायक क्रिया है सेंटेंस में या मॉडल्स है सेंटेंस में, तो मॉडल्स के बाद आता है मेन वर्ब, उसका स्थान फिक्स है। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के बाद आता है, आपको याद होगा। लेकिन अब जो हम लोग नाउन में बदल दिए हैं वर्ब को, दो तरीके से, वर्ब के पहले टू जोड़कर और वर्ब में आईएनजी जोड़कर, जिसे आप जीरंड कहते हैं, इसको आज अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे। और इसको गहराई से यदि आपने देखा, समझा, पहचाना, तो आप इसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लिखने और बोलने में यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहला यूज हम लोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूं, रात में टहलना खतरनाक है। रात में टहलना खतरनाक है। अब इसको कैसे लिखें, गौर कीजिएगा। रात में टहलना खतरनाक है, टहलना आपका वर्ब यहां पर है, कोई बात नहीं है, इसको नाउन बना दीजिए और ये नाउन हो जाएगा टू वॉक एट नाइट इज डेंजरस। इट्स वेरी इजी। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये टू वॉक जो है ये क्या है, तो आप बोलेंगे नाउन है। और किस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। इसमें मेन वर्ब कहां पर है, तो मेन वर्ब आपको दिख रहा है, इस वाक्य में इज है। और आप जानते हैं कि इज, एम आर, वाज, वेयर उस समय मेन वर्ब बन जाता है जब उसके आगे या तो नाउन हो, या एडजेक्टिव हो, या प्रीपोजिशन हो। पहला प्रयोग हम लोगों ने इन्फिनिटिव का एज ए सब्जेक्ट देखा। हम जीरंड को भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल उठता है कैसे, लेट अस सी। हम जीरंड का प्रयोग, क्योंकि यह भी नाउन है, जीरंड नाउन ही होता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। जैसे गहरी नदी में, गहरी नदी में तैरना एक कला है। अब क्योंकि जीरंड के ग्रुप में हम लोग कर रहे हैं तो इसको उसी मुताबिक सोचेंगे। गहरी नदी में तैरना, इट मीन स्विम, और स्विम को कर देंगे, जीरंड बना देंगे और सेंटेंस हो जाएगी स्विमिंग। स्विमिंग इन द डीप रिवर, in the deep river is an art। आप चाहे तो इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सबका प्रयोग कर सकते हैं। आप सीख रहे हैं एक सेंटेंस, आप 10 सेंटेंस को अपनी मस्तिष्क, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आप फ्रेम कर सकते हैं। हम लोगों ने इन्फिनिटिव और जीरंड को यहां पर देखा, और इस जगह पर यदि आप चाहें तो टू वॉक के जगह, जो इन्फिनिटिव वाले ग्रुप में मैंने लिखने की कोशिश की है, टू वॉक के जगह आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, और यहां स्विमिंग के जगह टू स्विम भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों नाउन है।
और हम लोग वर्ब को नाउन में बदलकर उसका यूज कैसे करें सीख रहे हैं। तो पहला यूज आपने सीखा कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग साथ ही साथ जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और अपनी भाषा को मजबूत बना सकते हैं। क्या इसका दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेट अस सी। इसका दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे? एक सेंटेंस बड़ा सिंपल सा लिख रहा हूं, वह पढ़ना चाहता है। हालांकि आप इसे आराम से लिख देंगे, लेकिन समझने और सीखने का प्रयास करें। वह पढ़ना चाहता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप जानते हैं डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, करने वाला को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें चाहने का काम कौन कर रहा है? तो वह हमारा सब्जेक्ट है। वह क्या चाहता है? तो पढ़ना। तो क्या करके जब हम पूछते हैं तो यह पढ़ना हमारा ऑब्जेक्ट है, वह हमारा सब्जेक्ट है और चाहना हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा कोई, तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यह बिल्कुल क्लियर कट है। अनेकों बार आपसे मैं इस बात को रख चुका हूं। वह पढ़ना चाहता है। वह क्या चाहता है? तो पढ़ना ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको लगेगा कि तो वर्ब है सर, पढ़ना। अब उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाए? लेट अस सी। अब इस वाक्य को जब आप लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी ही वांट्स टू रीड। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जरा सोचें, ये टू रीड क्या है? क्या ये वर्ब है? नहीं, ये नाउन है। क्योंकि किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो अपना वर्ब का अस्तित्व खो देता है और वह नाउन बन जाता है। तो इस वाक्य में टू रीड वर्ब नहीं, नाउन है और वह वांट्स का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया का फल उसी पर पड़ रहा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्या हम जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह? हां, कर सकते हैं। लेट अस सी। क्योंकि नाउन बन चुका है, हम इसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे उसने धूम्रपान त्याग दिया। त्यागना का एक वर्बल फ्रेज बड़ा सुंदर सा है और उसे कहते हैं गिव अप। ये फ्रेज है, इसका अर्थ हो जाता है त्यागना, छोड़ना। उसने क्या त्याग दिया? तो धूम्रपान। ऑब्जेक्ट है हमारा। अब सिंपल वे में सेंटेंस को जब लिखेंगे तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। टेंस को आप पहचान रहे हैं और टेंस को अच्छी तरह से सीखने के बाद आनंद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने धूम्रपान त्याग दिया। इट मींस हमें सेंटेंस को लिखना पड़ेगा ही पास्ट इंडेफिनिट, तो गिव का दूसरा फॉर्म गेव अप। अब इसके आगे हम नाउन को लाएंगे। स्मोक मींस होता है धूम्रपान करना, तो हम स्मोक में आईएनजी जोड़ दें। ही गेव अप स्मोकिंग। यहां पर यह स्मोकिंग किस रूप में है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। हम लोगों ने बाघ को बकरी बना दिया है और जैसे मन कर रहा है अपनी मस्तिष्क से सीखने जानने के बाद प्रयोग कर रहे हैं। आप भी प्रयोग कर सकेंगे। इसका तीसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रयोग कर सकते हैं द थर्ड यूजेज। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू ए नाउन। नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे उसके पास
खेलने का समय नहीं है, उसके पास खेलने का समय नहीं है। अब इसको कैसे लिखे, कहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा नाउन का? लेट अस सी। सेंटेंस हो जाएगी ही हैज नो टाइम टू प्ले। अब जरा गौर से देखें, टाइम आपका यहां नाउन है और इसका ऑब्जेक्ट कौन बना? टू प्ले। क्या टू प्ले वर्ब है? नहीं, वो वर्बल नाउन हो गया। जो वर्ब से नाउन बनता है उसे हम वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। यदि आप चाहें तो इसका चौथा प्रयोग भी मैं दिखा देना चाहूंगा। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह बाजार से किताब खरीदने को था। आपको इस प्रकार का सेंटेंस याद आ रहा होगा। वह बाजार से किताब खरीदने को था। सेंटेंस सुंदर है क्योंकि अफर्मेटिव है लेकिन अर्थ निगेटिव देता है। अब जब इस वाक्य को लिखेंगे, इस पैटर्न को आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? ही इज about to buy a book from the market। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रीपोजिशन है अबाउट, इस अबाउट के बाद जो टू बाई आया है, यह आपका वर्ब है या नाउन? तो आपका उत्तर होगा सर वर्ब तो है नहीं, बिल्कुल नाउन है। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही होता है। यही कारण था कि मैंने आपको एक जगह पर टिप्स दी थी कि अंग्रेजी लिखते लिखते यदि रास्ते में टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद वर्ब आए, टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद वर्ब आए, तो आपको आंख बंद करके उसमें आईएनजी लगा देना चाहिए। बिकॉज प्रीपोजिशन रिक्वायर्स द अराइवल ऑफ नाउन। इस नाउन को आपको मैं 4 तरीके से सेंटेंस के माध्यम से कैसे यूज करते हैं आपके सामने रखा। सवाल उठता है कि क्या सर जीरंड के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट टू ए नाउन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यस, कर सकते हैं। जैसे इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। जैसे वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। अब इस शौकीन है को दिखलाने के लिए हम लोग के पास एक वर्ड है जिसे आप जानते हैं फोन्ड के नाम से, और फोन्ड हमेशा अपने साथ बर्दाश्त करता है ऑफ को। फोन्ड का अर्थ होता है शौक रखना। अब वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है, क्या हो जाएगी सेंटेंस? सेंटेंस हो जाएगा ही इज फोन्ड ऑफ। जस्ट अभी अभी मैंने आपसे बात करी, यदि कोई प्रीपोजिशन आ जाए टू को छोड़कर और उसके बाद कोई वर्ब आए, तो आंख बंद करके आपको आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। अब ये फोन्ड ऑफ के बाद एक वर्ब आ रहा है पढ़ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? रीड या रीडिंग? तो हमें लिखना पड़ेगा रीडिंग। वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है, कोई एक नहीं अनेकों उपन्यास। हिंदी के शब्द में सिंगुलर है उपन्यास, तो नॉवेल नहीं। सेंस को पकड़ें। अगर शौक है पढ़ने का तो एक ही किताब को पढ़ने का शौक नहीं होगा।
अनेकों किताब पढ़ने की शौक होगी, जो उपन्यास होगी। तो यहां पर हिंदी में सिंगुलर भाव है, लेकिन भाव मिल रहा है हमारा प्लूरल का। तो हमें लिखना चाहिए ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस और मैं आपको बतलाना चाहूंगा यहां पर। ये जीरंड जो है किसी नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। नाउन का ऑब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार सेंटेंस बनता है। और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसे सीख कर अनेकों सेंटेंस को बोलने का प्रयोग करें, लिखने का प्रयोग करें। इसका प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू अ नाउन। जैसे मैंने एक लड़की को अंडे की टोकरी ले जाते हुए देखा। बड़ा सुंदर सा सेंटेंस है। मैंने एक लड़की को अंडे की टोकरी ले जाते हुए देखा। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना तो पहचानने आपको अब तक आ चुका होगा। यदि आप क्लासेस सीरियसली अटेंड करते हैं और यदि कोई भूल हो रही है आपसे, मस्तिष्क ये कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो निसंदेह कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम आपके साथ ही है। उस प्रॉब्लम को आप स्वयं दूर करें। इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका है मैंने, ये आपका सब्जेक्ट। वर्ब है आपका देखा और ऑब्जेक्ट है आपका एक लड़की। अब उस लड़की की विशेषता क्या है, उसका वर्क क्या है कि वो बास्केट अंडे की लेकर जा रही है। एक सामान्य स्तर पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप सेंटेंस को लिख रहे हैं, सब्जेक्ट को लिख लिया, वर्ब को लिख लिया, ऑब्जेक्ट को लिख लिया, आगे दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक सुटेबल सा कोई वर्ब में आईएनजी जोड़िए और सेंटेंस को आगे लेकर भाग जाइए। बड़ी सुंदर सेंटेंस बनता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने सब्जेक्ट को लिख लिया, वर्ब को पूरा कर लिया, ऑब्जेक्ट को भी लिख लिया, उसके बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक वर्ब में आईएनजी डालिए और सेंटेंस को आगे लेकर के जाइए जहां तक आपका जी चाहे। पहले सेंटेंस को कर लेते हैं। मैंने एक लड़की को अंडे की टोकरी ले जाते हुए देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस को पहचानते हैं आप। लिखेंगे हम लोग आई saw a girl। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ब सुटेबल डालिए आईएनजी के साथ। कैरिंग ए बास्केट ऑफ एग्स। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई सॉ एन ओल्ड मैन dying near Ramesh Chowk। I found my father working in the field। I saw him going to college। It totally depends up to you in what extent you are going to use these techniques by which we can change the verb easily into a noun. And we have only two methods by which we can change the verb into noun, and they are infinitive and gerund. By the help of these examples, it is quite crystallized clear before you all that how we can use gerund and infinitive respectively। यहां तक में मैं महसूस करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा क्या है जीरंड, क्या है इन्फिनेटिव।
अब आगे की बात करते हैं। नॉन फेनाइट्स का तीसरा भाग है जिसे हम लोग जानते हैं पार्टिसिपल के नाम से। इस पार्टिसिपल को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं तो इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगा करके हम लोगों ने चर्चा की और सेंटेंस पैटर्न को देखा सीखा। जीरंड में वर्ब में आईएनजी लगाने पर वो जीरंड बनता है, फिर उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं इसको देखा सीखा। अब सीखना है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। अगर ये चीज आपको पकड़ में आ गया तो बड़ी आनंद आएगा। सेंटेंस को लिखने में भी और बोलने में भी आपकी कॉलर टाइट हो सकती है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग आखिर करते कहां कहां है। तो उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का सबसे पहला प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट में, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। क्या इन तीनों के लिए जहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है? आपका मस्तिष्क बोल रहा होगा नहीं सर समझ में आ रहा, टेंस में आपने पढ़ा भी है। पहला प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए दूसरा हम कहां करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग? याद करके सोच करके बताएं। दिक्कत हो रही है तो मैं सहायता कर दे रहा हूं। जो भी मॉडल्स के साथ आप जब हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वैसे सारे मॉडल्स जिनके साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको सीखा हुआ है, आपको याद होगा। हम लोगों ने वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सामने सामने बोर्ड पर ला रहे हैं, यह सीखा हुआ चीज है। मैं समझता हूं कि एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं तीसरी बात पर। वर्ब के थर्ड फॉर्म का तीसरा प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, यह भी आप जानते हैं, आपका मस्तिष्क बोल भी रहा होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं पैसिव सेंटेंस में। इसे आप सीख चुके हैं। पैसिव के सारे सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं पूरी अंग्रेजी की दुनिया से छांट करके एक जगह पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। दूसरा प्रयोग मॉडल प्लस हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और तीसरा प्रयोग पैसिव के सारे सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या इसका चौथा प्रयोग भी कर सकते हैं? क्या आपके मस्तिष्क में आ रहा है ऐसी कोई बात जहां से आपको लगे कि इसका चौथा प्रयोग भी किया जा सकता है? आपका दिमाग सोच रहा होगा कि अब इसका प्रयोग हम कैसे करें। इसका प्रयोग तो अब होगा नहीं, एक प्रयोग और है और यही महत्वपूर्ण है और यही मैं सिखाना चाहता हूं। इसका चौथा प्रयोग करते हैं हम एडजेक्टिव के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार भी। वही एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है। इसका चौथा प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो हुआ का अर्थ दिया। हुआ
कैसे? यानी ये जब एडजेक्टिव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह आप प्रयोग करेंगे तो ये फिनिश्ड एक्शन को दिखलाएगा। आप जानते हैं कि जितने भी वर्ब हैं वो सब एक्शन वर्ड हैं, एक्शन वर्ड है वो सारे वर्ब। तो कैसा एक्शन को दिखलाएगा एडजेक्टिव में? वो फिनिश्ड एक्शन को, वह एक्शन जो समाप्त तो हो चुका है। जैसे यदि आप कहते हैं ए ब्रोकन ग्लास, अब जरा देखें, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, अब ये क्या बतला रहा है? ए ब्रोकन ग्लास, तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ग्लास की विशेषता बतला रहा है और कह रहा है कि ग्लास कैसा है, तो ग्लास टूटा हुआ है। ये हुआ का सेंस देगा उस वर्ब के साथ जोड़कर। अगर आप कहते हैं द गिवन क्वेश्चन, यानी प्रश्न कैसा, तो दिया हुआ प्रश्न। आप कहते हैं ईटेन राइस, ईटेन राइस, तो इसका अर्थ क्या हो गया? खाया हुआ चावल, या हम लोग की मगही भाषा में भात। आप ऐसा कह सकते हैं खाया हुआ चावल, खाया हुआ भात, यानी झूठा भात। तो किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की जगह जब प्रयोग करेंगे तो उसमें एक्शन फिनिश्ड होगा, और ये आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। और जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आपको बोलने में, लिखने में, जहां पर भी, जिसके सामने भी आप बोलेंगे, जहां भी लिखेंगे, बड़ा प्रभावकारी अंग्रेजी बनेगा। जैसे आप अगर सेंटेंस कहते हैं कि वह झूठा भात, जो हम लोग की भाषा है, नहीं खाएगा। परेशान होने की बात नहीं है, समझदारी आपके पास मैं डेवलप कर दिया हूं। अब आप आराम से लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, चाहे जितना सेंटेंस की आप कल्पना करें। वह झूठा भात नहीं खाएगा, इट मीन्स ही विल not take the eaten rice। मैंने टेबल पर एक टूटा हुआ ग्लास देखा। I saw a broken glass on the table। हमारी कोशिश सिर्फ इतना मात्र है कि आपको उस रास्ते को दिखा दें जिस रास्ते पर चलकर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर सकेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं पास्ट पार्टिसिपल की पूरी दुनिया को आपके सामने रख दिया हूं, कहां कहां यह प्रयोग किया जाता है, और इसे मस्तिष्क में रखना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल आपका क्लियर है। अगली पॉइंट पर चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं, कैसे बनता है इसे देखें और गौर से समझेंगे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं लाने दूंगा। अगर आपने मस्तिष्क को खोल करके समझा तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। गौर कीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपके पास बोलेंगे सर अभी अभी आपने कहा वर्ब प्लस आईएनजी से जीरंड बनता है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, बनता है जीरंड। समझना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग को। अभी तो वर्ब प्लस आईएनजी से एक चीज नहीं बनता है, दो चीज बनता है। वर्ब प्लस आईएनजी से सबसे पहला बनता है जीरंड, और वर्ब प्लस आईएनजी से ही दूसरा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको लग रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्यों नहीं है? क्योंकि चीज तो एक ही है, वर्ब प्लस आईएनजी।
बन रहा है दो चीज, एक बन रहा है जीरंड, दूसरा बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो दोनों में कोई अंतर तो होगा। यस, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे ही आप जीरंड कहते हैं, गौर कीजिएगा, तो यह नाउन है, और जैसे ही आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं तो यह एडजेक्टिव है। और आप नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या अंतर होता है आप बेहतर समझ रहे हैं। नाउन है तो सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला सकते हैं। जीरंड के रूप में, नाउन के रूप में आपने ढेर सारे एग्जाम्पल्स को अभी अभी देखा है। अब सीखना है एडजेक्टिव को, इस पॉइंट्स को हम लोग को क्लियर करना है, और बहुत आसान है। आपने अभी देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कैसा दिखलाता है एक्शन को, तो फिनिश्ड एक्शन को दिखलाता है। वहां पर जो एक्शन है समाप्त हो चुका होता है, लेकिन जब वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किया जाता है तो यहां पर ये फिनिश्ड एक्शन नहीं, बल्कि ये भी एक्शन दिखलाता है, और ये कंटिन्यूड एक्शन को दिखलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एक्शन दिखलाता है, जबकि वर्ब प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, एडजेक्टिव है, कंटिन्यूड एक्शन को दिखलाता है। यहां पर हुई टाइप का एक शब्द आएगा, आपको समझने के लिए इन सारी छोटी छोटी बातों को मैं शेयर कर रहा हूं। दौड़ता हुआ या दौड़ती हुई, हुआ या हुई यहां पर भी आएगा, लेकिन एक्शन कंटिन्यूड रहेगा। जैसे आप कहते हैं ए रनिंग ट्रेन, ट्रेन आपका नाउन है, लेकिन रनिंग यहां पर क्योंकि ट्रेन के पहले आया है तो ये किस रूप में काम कर रहा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, एडजेक्टिव के रूप में। ट्रेन कैसा है, तो दौड़ती हुई है या दौड़ता हुआ है। आप कहते हैं एन अब्यूजिंग बॉय, एन अब्यूजिंग बॉय, यानी लड़का कैसा है, तो लड़का गाली देता हुआ है, यानी एक गाली देता हुआ लड़का, एक दौड़ती हुई ट्रेन। अगर वर्ब में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में आप प्रयोग करते हैं, तो वह जो एक्शन होगा कंटिन्यूड होगा। जैसे वह दौड़ती हुई ट्रेन से कूद गया, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। अब आप समझ में आ रहा है कि हमें यहां पर फिनिश्ड एक्शन है या कंटिन्यूड एक्शन है, हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। जाहिर सी बात है पास्ट पार्टिसिपल होगा नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को लाएंगे। वह दौड़ती हुई ट्रेन से कूद गया, ही पास्ट इंडेफिनिट है, जंप्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। अब आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, और उसका प्रयोग हम अपने वाक्यों में बोलने के दौरान, लिखने के दौरान कैसे छूट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जितने भी वर्ब्स आपको याद हैं उसके आधार पर उसका थर्ड फॉर्म के साथ, उसके आईएनजी फॉर्म्स के साथ कम से कम 200-400 500 पैटर्न को तैयार कर लें, मस्तिष्क में रखें। और जब मस्तिष्क में रखेंगे तो आपका लिखना और बोलना आसान हो जाएगा। शर्त यह है कि आपके पास वर्ब का स्टॉक ज्यादा मात्रा में। शब्द कैसे बनते हैं आने वाले दिनों में मैं आपके सामने रखूंगा उस पीरियड को भी, ताकि आपको शब्द को बनाने में, शब्द को सीखने में, लिखने बोलने के क्रम में आपको आसान महसूस हो।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर को आपने समझ लिया है। इसका यूज कैसे करेंगे इसे जान लिया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कितना धड़ल्ले से कर रहे हैं। अप्लाई योर ब्रेन in your speaking and writing the language, and when you start using them, your sentence will be attractive, effective and beautiful, no doubt. अब आज का वर्ब चैप्टर से एक अंतिम सेंटेंस बचा है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उसे हम लोग जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको सीखना आसान होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्यों को पहचानना आसान इसलिए भी है कि वहां पर एक काम नहीं होता है, एक काम खत्म होता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है। ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें एक काम प्रारंभ हुआ और दूसरा काम शुरू हुआ, वो सभी परफेक्ट पार्टिसिपल के होंगे। जब मैं अंग्रेजी को सीख रहा था तो हमारे सर ने बड़ा एक अच्छा सा रास्ता दिखलाया, और सच पूछिए तो उसी दिन से मुझे भी याद हो गई। मैं वही रास्ता आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बतलाया था कि जिस वाक्य के अंत में कर लगा हुआ हो, जैसे खाकर, देखकर, घूमकर, चढ़कर, ये कर कर जो शब्द लगा हुआ है, इसमें एक काम खत्म होगा, दूसरा काम शुरू होगा। जैसे आपको समझना आसान होगा एग्जाम्पल से, जैसे राम खाना खाकर स्कूल गया। अब ये खाकर से साफ साफ दिख रहा है कि एक काम खत्म हुआ, पहला काम हुआ खाना खाने का काम खत्म हुआ, स्कूल गया। बाघ को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। तो पहला काम देखना, दूसरा काम पेड़ पर चढ़ना। ये सारे सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं। उस वाक्य को भी लिख देता हूं, आपको समझने में सहूलियत होगी। बाघ को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। यानी पहला काम हुआ बाघ का देखना, बाघ को देखना, और दूसरा काम हुआ पेड़ पर चढ़ना। अब ऐसे वाक्यों को कैसे लिखें, एक पैटर्न है, इसे सीख लीजिए। ऐसे वाक्यों को लिखने का काम जब करेंगे तो सेंटेंस में सबसे पहले लाएंगे हैविंग, और हैविंग के तुरंत बाद हम देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा आपको। पहले लिखेंगे हैविंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जिस टेंस में सेंटेंस है उस टेंस का या मॉडल्स का जो भी सामने आएगा प्रयोग कीजिए। दोनों सीखा हुआ है आपका, टेंस भी और मॉडल्स भी। हाँ, एक मजेदार चीज और है, उसको भी मैं शेयर कर लेता हूं आप लोग के बीच में। राम खाना खाकर स्कूल गया, इस वाक्य को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, राम खाना खाने के बाद स्कूल गया। बाघ को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, बाघ को देखने के बाद वह पेड़ पर चढ़ गया। क्या कोई अर्थ में अंतर आ गया? उत्तर मिलेगा नहीं सर, अर्थ में अंतर नहीं आया। तो ये जो बाद का जो भाव आ रहा है, आप इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं, आफ्टर को प्रयोग करें। बाद का अंग्रेजी तो यही होता है आफ्टर, और आफ्टर के तुरंत बाद आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आने पर उसमें आईएनजी डाल देना चाहिए। तो आप आफ्टर के बाद वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करें, और उसके बाद सेंटेंस जिस टेंस में मॉडल्स में लिखा हुआ है उसको लिख डालें। इतनी जानकारी के बाद आप आराम से अब इसको कर सकेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगी, लेट अस डू दैट। राम खाना खाकर स्कूल गया, इट मीन्स हैविंग टेकन फूड। राम स्कूल गया, पास्ट इन डेफिनिट। राम वेंट टू ए स्कूल। आप इस वाक्य को ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, राम वेंट टू स्कूल हैविंग टेकन फूड।
Ram went to school after Ram went to school having taken food. इस वाक्य को आप आफ्टर से लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लिख सकते हैं आप आफ्टर वर्ब में आईएनजी, टेकिंग फूड, राम वेंट टू स्कूल। इस वाक्य को आप ऐसा कर सकते हैं, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर टेकिंग फूड। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन विश। बाघ को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, इसे भी हम लोग कर ले, हैविंग सीसा सीन ए टाइगर, वह पेड़ पर चढ़ गया, ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री। इसको आफ्टर से लिखना चाहें तो सेंटेंस हो जाएगी आफ्टर, सी में आईएनजी नहीं लगाते हैं, आपको याद होगा वर्ब ऑफ परसेप्शन है, दूसरा शब्द का प्रयोग कर दीजिए, आफ्टर वॉचिंग ए टाइगर ही climbed on the tree। इस वाक्य को भी आप कह सकते हैं he climbed on the tree having seen a tiger, या आप कह सकते हैं he climbed on the tree after watching a tiger। This one is the concept of perfect participle where one work is finished then another work starts। I hope all these things is quite clear to you all, and now it totally depends up to you in what extent you are going to use these patterns, these techniques after understanding the verb chapters completely in your life. Now this is enough for the today. We have completed the verb chapter in a very short span of time. In the next classes, I will meet all of you with a new concept, new topic. Till then, thanks all of you.